तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब मार दो। मेंबरशिप नहीं लिया तो ज़रूर से ले लेना। चलते हैं एपिसोड की तरफ। और हाँ, पिछले चैनल वालों को नहीं पता है कि अपन किस चैनल पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मार्शल पीक हो गया या सुप्रीम रियलम का वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जाकर उन्हें उन चैनल्स में बता देना। ओके, आ जाओ। मैं बताऊंगा, सही नहीं लगेगा क्योंकि मेरा पकड़ लेगा यूट्यूब। एपिसोड पे चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़, फेसबुक पेज पे मैंने 1 से स्टार्ट कर दी है मार्शल पीक, तो वहाँ पे भी ज़रूर से चले जाना। टेलीग्राम में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं एपिसोड पे। तो हमें जो सीन दिखाया जाता है वो हेवनली डेमन माउंटेन का होता है, जहाँ पे इक्वान हमें दिखाया जाता है जो काफ़ी इंजर्ड था। यहाँ पे उसके कंधे पे पूरी चोट लगी हुई थी। कल झोड़ियाँ से जब वो फाइट कर रहा था तो इक्वान ने पाया था कि किसी पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली छुपकर उस पर अटैक कर दिया था। वो नकाबपोश पर्सन अगर पर्याप्त ताकतवर होता तो इक्वान को जान से मार देता। लकीली इक्वान बच गया था और जान से नहीं मारा गया था, लेकिन फाइट में उसे काफ़ी चोटें आई थी। साथ ही ऐसा भी लगता था कि नकाबपोश पर्सन का जो मेन मोटिव था वो यांकाई को ले जाना था, ना कि उस बैली को नष्ट करना और ना ही बैली लॉर्ड यानी कि इक्वान को मारना। लेकिन ये जो लगी हुई चोट थी ये रातों रात ठीक होने वाली बिल्कुल नहीं थी। वो चुपचाप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर रहा था। तभी बाइलू की चीख आती है कि कौन है वहाँ। इक्वान पलक झपकते ही अपनी आंखें खोलता और सीधे सामने की तरफ देखता है तो सफ़ेद दाढ़ी वाला एक ओल्ड मैन था। वैसे मेरी भी दाढ़ी लंबी होती जा रही है, मुँह छोटी हो गई है। हा। देखने पे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो इसने कभी कल्टीवेट ही ना किया हो, लेकिन इक्वान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ओल्ड मैन आया कहाँ से। वो तुरंत ही उसकी तरफ जाता है। और वैसे भी इस टाइम पे इक्वान जो था वो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सीरियस था। तो चाहे ये बूढ़ा आदमी दोस्त हो या दुश्मन, वो बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ बाइलू तुरंत ही चिल्लाते हुए ओल्ड मैन की तरफ बढ़ती है, अपनी पावर को अनलिस्ट करती है, अपने ऑरे को अनलिस्ट करती है। और जब वो उस ओल्ड मैन के क्लोज पहुंचती है जिस प्लेस पर वो पहुंचना चाहती थी, तो वो देखती है अभी भी वो ओल्ड मैन से दूर ही है, बजाय उसके पास पहुंचने के। जैसे मानो 1 इंच भी आगे ना बढ़ी हो। यानी कि कोई भी पर्सन जो इस मास्टर को रोकने के लिए जा रहा था उसे ऐसा ही फील हो रहा था कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। जबकि ओल्ड मैन अपने हाथों को पीछे रखे हुए बिल्कुल नहीं हिला था। तभी कौन तुरंत ही कहता है तुम। और कुछ पल बाद उसकी आंखें तेजी से साइन होती जैसे मानो उसे कुछ याद आया हो। वो तुरंत ही कहता है तो तुम हो। तभी ओल्ड मैन इक्वान को रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है और कंधे पर रख देता है, जिससे प्योर एनर्जी इक्वान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। इक्वान जैसा पावरफुल पर्सन राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया था। ऐसा लगा जैसे मानो ये एनर्जी उसकी पूरी बॉडी को सुकून दे रही हो। कुछ देर बाद जब ओल्ड मैन अपना हाथ हटाता है तो इक्वान की चोटें ठीक हो चुकी थी, लगभग। इक्वान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके कहता है जूनियर। इक्वान सीनियर को ग्रीट करता है। इतना कहते ही पूरी वैली में सन्नाटा छा जाता है कि इक्वान ने सामने वाले को सीनियर कहा। इक्वान इस माउंटेन का सबसे पावरफुल पर्सन 3rd लेवल के एम्परर लेवल पर है। अगर वो खुद को जूनियर कह रहा है और इसे सीनियर, तो फिर सीनियर आखिर किस लेवल का होगा। तभी ओल्ड मैन कहता अगर आप मुझे पहचानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, है ना। बताओ वो कहाँ है। इक्वान एम्बेरस होकर कहता है उसे ले गए। ओल्ड मैन तुरंत ही कहता कौन ले गया। डिवाइन एसेंशन सिटी के पैलेस की ओर। ओल्ड मैन तुरंत ही कहता ओह, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एक कदम पीछे रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इस ओल्ड मैन को एक छोटी सी जर्नी वहाँ की करनी ही चाहिए। इतना कहते हो ओल्ड मैन है अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाता है। इक्वान अभी भी हैरानगी से अपनी जगह पर खड़ा था। दोस्तों इक्वान तो खुशी से चिल्लाने लगता है। मॉन्स्टर रेस के किसी पर्सन को नहीं पता था इक्वान इतना खुश क्यों है। तभी हम देखते हैं वाइलू तुरंत ही पहुंचती है। मास्टर, वो ओल्ड मैन कौन था। जिस पे जो ये पर्सन होता है इक्वान, वो तुरंत ही कहता वो कोई नॉर्मल बुढ़ा आदमी नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं बताता हूँ। वो इस पर्सन को अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन इसे होना चाहिए। इस दुनिया का इकलौता बचा हुआ स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होली बैटल के दौरान बचा था, और होली बैटल 10,000 साल पहले हुआ था। तभी भाईलू तुरंत ही कहती 10,000 साल पहले हुए होली बैटल से बचा हुआ पर्सन, आपका मतलब है कि वो। लड़की भी हैरान रह गई थी। तभी कौन कहता हाँ, इसके कारण अब हम मान सकते हैं कि यांकाई सेफ रहेगा। डिवाइन एसेंशन सिटी का रॉयल पैलेस हमें दिखाया जाता है। जमीन से 3,000 मीटर नीचे डिवाइन प्रिजन के अंदर जाक एटमॉस्फेयर वेयर हार्ड था। यहाँ पे कैदियों के रहने के लिए जगह थी, लेकिन इसका इस्तेमाल शायद ही कभी होता था, क्योंकि डिवाइन एसेंशन सिटी में कोई भी कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता था उसे मौके पे मार दिया जाता था, तो जेल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस प्रिजन में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि नाम का ये प्रिजन था, लेकिन इसी प्रिजन में इस समय यांका और बाकी के लोग बंद किए गए थे। चारों ओर बंदी बनाए गए लोगों की आवाज़ें ही आ रही थी, यानी कि इन चारों की या पांचों की कह दो तो। लेकिन गार्ड्स को घंटा परवाह नहीं थी।
इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के अदर लोगों ने चुपचाप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लिया था। दरअसल शुरुआत में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना ही पता था कि जोडियान ने अपने आदमियों को लेकर हेवनली मॉन्स्टर माउंटेन की तबाही की, इन लोगों को पकड़ा और यहाँ ले आया। सेम कहानी सबकी ही थी यांकाई के जैसी। यांकाई की थोड़ी यूनिक थी क्योंकि यांकाई के लिए वो एम्परर खुद आया था। यहाँ पे क्या सभी लोग अब अपनी सारी उम्मीदें गाओ जूटिंग पर ही टिका सकते थे, क्योंकि गाओ जूटिंग ही उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी, तो शायद वो ही उन्हें बचा पाए। अगर उसे यह खबर मिलती है तो निश्चित तौर पर वो उन्हें बचाने का कोई रास्ता भी ढूंढ लेगी। लेकिन फर्स्ट लेवल के एम्पर लेवल की कल्टीवेटर की पावर को देखते हुए शायद वो सक्सेसफुल ना हो पाए। यांकाई को अभी भी ये उम्मीद थी कि वो बाहर बेंजी सान से कांटेक्ट कर पाएगी और बेंजी सान उन्हें बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। हालांकि जब यांकाई ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही कोठरी में कदमों की आवाज़ आती है। सभी लोग चुप हो जाते हैं। कदमों की आहट जब अंदर आती है तो हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि जनरल ह्यूमैन था। यांकाई की तरफ इशारा करते कहता बाहर आओ। जूनियर ह्यूमैन की आवाज़ जैसे ही आई थी, यांकाई हैरान रह जाता है। इस समय यांकाई और बाकी सभी लोगों का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि ह्यूमैन ने जिस पर्सन का जिक्र किया था वह जोर सन टेम्पल का डिसाइबल जिया सेंग था। सॉरी, वो पर्सन जिया सेंग को अपने साथ ले जाता और कुछ देर बाद जिया सेंग को वापस लेकर आता है। यहाँ कई बाकी लोग उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। वो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि जिया सेंग ठीक हो। 15 मिनट बीत जाने के बाद फिर कदमों की आवाज़ आती है। यहाँ कई देखता है तो चेहरा उतर जाता है। जिया सेंग खाली आंखें थी, बॉडी कांप रही थी, ऐसा लग रहा था उसे गहरी चोटें आई हैं। वो कोठरी में वापस आता है जिंदा मुर्दे की तरह। किसी को नहीं पता कि उसे कौन सा पेन झेलना पड़ा। मुरोंग जियो तो दुख से रोने लगी होती है। फिर ह्यूमन आता है और अगले पर्सन की तरफ ले जाता है। यह जियाओबाई था। हम देखते हैं कि जियाओबाई को अपने साथ ले जाने के बाद यांग काई जिया सेंग की तरफ देखते पूछता है, लेकिन जिया सेंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया था, जैसे मानो उसकी सोल खो गई हो। मुरोंग जियो तुरंत ही कहती, लिटिल ब्रदर यांग, ब्रदर जिया को क्या हुआ? तभी यहाँ के कहता, मुझे खुद को नहीं पता यार, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसे काफ़ी सारा पेन झेलना पड़ा है। उसकी सोल काफ़ी अनस्टेबल है। हालांकि कुछ दिन अगर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। मुरोंग जियो को तसल्ली देने के बाद यहाँ का सबसे डीप डार्क एरिया में चला जाता है और अपने बॉडी के अंदर उस फॉर्मेशन को देखता है जो ढोडिया ने लगाई थी। जैसा कि यांकाई जानता था ये काफ़ी पावरफुल है। हालांकि यांकाई के पास सोल डिवोरिंग इंसेक्ट थे। फॉर्मेशन की पावर भी एक टाइप से स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई थी। अगर सोल डिवोरिंग इंसेक्ट का यूज़ करे तो वो इसे डिस्ट्रॉय तो कर सकता था, साथ ही आगे क्या करना है वो एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप सोच सकता था। टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है और जब यहाँ के अपने सोल डिवोरिंग इंसेक्ट से फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा था तब चैन मुजी और मुरोंग जियो को एक एक करके ले जाया गया था बिना किसी एक्सेप्शन के। जब उन्हें लाया गया तो उनकी हालत भी जिया सेंग और जियाओबाई जैसी ही थी। कोई गहरा रिएक्शन वो दे नहीं रहे थे। यांकाई को रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हेवेनली डेमन माउंटेन में झोडियानो अदर लोगों द्वारा उन्हें पकड़ा जाना और जिन लोगों को पकड़ा गया था उन सभी की क्वांटिटी 70 से 80 के बीच होना, फिर भी बाकी सबका सेफ रहना, केवल एज्योर सन टेम्पल के डिसाइबल्स को चुना जाना, यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रहा हो। क्या डिवाइन एसेंशन मिरर के बाहर से प्रवेश करने वाले उन कल्टीवेटर्स और यहाँ के कल्टीवेटर के बीच कोई स्पष्ट अंतर है जिससे लोग उनके बारे में जान सकते हैं? यहाँ का ये भी सोच रहा था। हालांकि जैसे ही फॉर्मेशन टूटने वाली थी, ह्यूमन अचानक कोठरी में आता और उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है, अब इसे लेकर चलो। गार्ड आगे आता और कहता है ठीक है, और यांकाई को पकड़ लेता है। यांकाई पूरे रास्ते इधर उधर लगातार देख रहा था। डिवाइन एसेंशन मिरर कंट्री के रॉयल पैलेस में उसे होना चाहिए था, जो कि बेहद अच्छी तरीके से सुसज्जित था। ह्यूमन पैलेस के सामने यांकाई को कई मोड़ों से घुमाते हुए एक बड़े हॉल में ले जाता है। यहाँ पहुँचते ही ह्यूमन रुकता और कोल्डाई से यांकाई को देखते कहता है, तुम खुद अंदर जाओ, एम्परर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यांकाई सिर लाता है और विरोध नहीं करता। साथ ही वो तुरंत ही कहता है कि एम्परर, मैं पूछ सकता हूँ सीनियर सिस्टर आप? जो देखकर ह्यूमन तुरंत ही कहती है, तुम किसे सीनियर सिस्टर कह रहे हो? और उसके बगल में खड़ा गार्ड बिल्कुल भी इगोइस्टिक होने की हिम्मत नहीं करता था। उसे डर था कि कहीं ह्यूमन नाराज होकर उसे मार न दे। तब यांकाई के चेहरे पर हैरानगी भरे इंप्रेशन होते हैं और एक पल के लिए तो यांकाई एकदम अट्रैक्ट सा हो जाता है इस लड़की से। ऐसा इसलिए था क्योंकि यांकाई की पावर वीक थी और यह लड़की काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसने अपनी चार्म टेक्निक का यूज़ यांकाई पे किया था। हालांकि ह्यूमन यांकाई को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है क्योंकि अभी भी सामने जो एम्परर थे वो इंतजार कर रहे थे और अगर देरी हो जाती तो उसे बुरा रिजल्ट भोगना पड़ता। तो अगले ही पल वो अपने चेंटमेंट को हटाती और यांकाई तुरंत ही होश में आता है। हालांकि यांकाई की पावर सील ना होती तो यांकाई कभी भी इसके अट्रैक्शन में ना पड़ता। तभी यांकाई आगे कहता है, सीनियर सिस्टर ने हम सभी लोगों को क्यों चुना? क्या उनमें और हम में कुछ अलग है? तभी ह्यूमन तुरंत ही कहती है, मैं तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। जो देख कर यांकाई कहता है, क्या ये इस कंट्री की एम्परर हैं? जिस पे ह्यूमन तुरंत ही कहती है, अपनी औकात में रहो बच्चे।
जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है उतना जानो, औकात से बाहर मत जाओ। जिस पे आके घबराते हुए कहता, वो बस मैं तो बस कैजुअली यूं ही पूछ रहा था। तभी ह्यूमन तुरंत ही कहती, जल्दी करो और अंदर जाओ। जिस पे आंखें से हिलाता है और सीधा ये दरवाजे की तरफ चला जाता है। जैसे ही आंखें अंदर जाता है उसकी नाक में एक प्यारी सी स्मेल चली जाती है, जैसे मानो वो बादलों पे तैर रहा हो। यांग ही सामने देखता है तो हैरान रह गया था, क्योंकि ये हॉल किसी लड़की के रेस्ट रूम जैसा नहीं दिखता था, है ना। ये पूरी तरीके से गुलाबी पर्दे, हल्के फुल्के कालीन, एकदम पूरा लड़की का रूम लग रहा था। एलाइट और परफेक्ट तरीके से चीज़ें जमी हुई। जैसे ही यांका ने एंटर किया उसकी आंखें एक जोड़ी बेड पर जाती हैं, जहां उसके सामने एक गुलाबी पर्दा था। पर्दे के उस तरफ एक धुंधली सी फिगर दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें एकदम चमकीली सी लग रही थी। बेहद पावरफुल और दबंग और यांकाई को घेर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके सोल क्लोन के बाहर निकल जाना चाहता हो, उसकी बॉडी के सारे सीक्रेट को जान लेना चाहता हो। यांकाई अपनी आईब्रो उठाता है, थोड़ा सा चेहरे पर सिकन आ जाती है कि क्या ये नकाबपोश आदमी एम्परर है। ये सुंदर सी छोरी, इसने मुझे पकड़ा। यांकाई को रियलाइज हुआ था कि ये तो वही पर्सन होना चाहिए जो बैली में था, क्योंकि नकाब किनारे पे डला हुआ था। यांकाई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एक लड़की होगी। भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन फिगर को देखकर ये बुरा नहीं था। इतना कहा जा सकता था कि इसकी ताकत सरप्राइजिंग है। यांकाई कहता है, नकाबपोश आदमी, और उस गुलाबी पर्दे की तरफ देखता है। तभी आवाज आती है, नकाबपोश, आपको इस क्वीन को इस तरीके से बुलाना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है क्या। तभी यांकाई कहता है, क्या सीन है, डिवाइन एसेंशन कंट्री की एम्प्रेस क्वीन हो सकती हैं। जिस पे आवाज आती है, बिल्कुल, लेकिन इस क्वीन का असली चेहरा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि झोडियान ने भी इसे नहीं देखा। यांका ये सुनकर तो हैरान रह जाता है, लेकिन बहुत जल्दी उसके अंदर एक बैड फीलिंग आती कि अगर इसे देखा मार देगी ये। वैसे भी यांका ये जान गया था कि एक लड़की है, तो इसका तो यांकाई को अब खामियाजा भुगतना ही होगा। तभी आवाज आती, खैर छोड़ो, मुझे ऐसा करना ही होगा। और ऐसा कहते हुए वो उठकर बैठ जाती है और यांका की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरे पास आओ। तभी यांका कहता है, जूनियर के पास तो मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप बुला रही हैं तो अभी आता हूँ। जिस पे क्वीन कहती है, तुम कोशिश कर सकते हो। तभी यांका कहता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आता हूँ। वैसे भी यांका इतना चूतिया नहीं था कि वो ये सोचेगा कि सामने वाली लड़की उसे पसंद करती है। यांका जानता था कि इसका इरादा कोई खरपतवार कोई खुरापाती ही होगा। इसीलिए यांका पूरी तरीके से प्रिपेयर था कि अगर कुछ भी होता है यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे यांका नज़दीक जा रहा था, दिल बैठता जा रहा था। जैसे यांका पर्दे के पास पहुंचा, उसने हल्की सी गहरी सांस ली होती और अंदर की तरफ देखा था। वहाँ थोड़ी दूरी पर लड़की बैठी हुई थी जो बेहद प्यारी लग रही थी। यांका को चक्कर आने लगा था। सामने वाली लड़की वास्तव में इतनी ब्यूटीफुल थी कि मानो कंट्रीज़ को तबाह कर दे। हेवन भी उसके सामने कुछ नहीं के बराबर लग रहा था। लेकिन जैसे यांका ने उसके चेहरे को देखा, उसे अजीब सा फील हुआ कि उसने ये चेहरा कहीं तो देखा है। ध्यानपूर्वक देखने पर सभी एम्प्रस के चेहरे उसे याद थे, लेकिन उसे नहीं पता कि यह चेहरा उसने देखा कहाँ से है। दोस्तों, इस लड़की का जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा होता है वो यांकाई को घेर लेता है, जिससे यांकाई को ऐसा महसूस हुआ वो एंडलेस खाई में गिर रहा है। और यांकाई कहता है, सीनियर। लेकिन उस लड़की ने बिल्कुल भी यांकाई की बात पे ध्यान नहीं दिया था। वो तुरंत ही कहती, आखिरी बचे हुए पर्सन तुम ही हो, तो वो चीज़ तुम्हारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं वो ट्रेजर हासिल कर लूँ तो क्वीन इस दुनिया को संवार सकेगी और सचमुच इसकी मास्टर बन जाएगी। ओबीडियंट रहो और कोऑपरेट करो तो ये क्वीन तुम्हारी जान बख्श देगी। यहाँ तक कि तुम्हें जीवन भर पैसा, धन दौलत जो मांगोगे वो दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। लास्ट वर्ड में सीधा था कि यह लड़की एकदम सठियाई हुई है, बुढ़ियों की तरह। यांका इसकी बात सुनता और एकदम हैरान रह जाता है कि ये आखिरकार कहना क्या चाहती थी। इस दुनिया को संवारने के लिए यांकाई का कोई प्रीसेस ट्रेजर? पर यांकाई चाहे तो भी यहाँ पे हिल नहीं सकता था। तभी लड़की उठती और अपनी बॉडी को लहराते हुए यांकाई के फोरहेड पर अपनी उंगली रख देती है। यांकाई की आंखें बेचैन हो जाती हैं। ऐसा लगा जैसे मानो एंडलेस पेन दिया गया हो, उसे बॉडी कांपने लगी थी। इस पल यांकाई को समझ आया था जिया सेंग और अदर लोगों ने वैसे रिएक्ट क्यों किया था, क्योंकि उन्हें इसी प्रोसेस के दौरान गुजरना पड़ा था जहाँ उनकी सोल को सर्च किया जा रहा था, जो एंडलेस पेन का रिजल्ट था। जब ये लड़की यांकाई के दिमाग में तलाशी ले रही थी तो ऐसा लगा यांकाई को गहरी नींद आ गई हो। वो धुंधला धुंधला हो जाता है सब कुछ। दूसरी लड़की कहती, कितनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम सचमुच स्पेशल हो बच्चे। दाओ सोर्स लेवल पर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर हो, इतनी प्योर, समय आने पर तुम एक ग्रेट वेपन बनोगे मेरे लिए। ऐसा कहते वो जोर से हंसते कहती है, मुझे मिल गया, बिल्कुल सही, यही तो है वो सोल बार्मिंग लोटस। ये क्वीन गलत नहीं थी, ये 7 कलर तक पहुंच चुका है। मिरर वर्ल्ड की सोल, हा हा हा,
अब तुम मुझसे दूर नहीं हो, क्वीन अब इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। एक बार अगर मैंने तुम्हें रिफाइन कर लिया तो बेंजी सान अपनी खैर मनाना। आखिरी में बेंजी सान का नाम लेते हुए इसकी आंखों में एकदम क्रू है। अबे बहन की घोड़े ये छोड़ो, लेकिन इसे बेंजी सान कैसे पता है? अबे बेंजी सान थोड़ी है मिरर वर्ल्ड में। ए बिड़ुलों को मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। दाल में कुछ काला है। काली तो पूरी लड़की भी है लेकिन ड्रेस में। इस पर अगर इस लड़की को कोई देखता तो ऐसा लगता था कि सुंदर सुंदर बॉडी पे दो अलग अलग सोल हो, एक सुंदर वाली, एक ये भंड बूढ़ी औरत की जो किसी को भी जिंदा निगल जाना चाहती है सठियाए हुए तरीके से। लेकिन इस लड़की की अपने ऊपर कंट्रोल बेहद स्ट्रांग थी। यांग काई का मन उसकी सोल से इन्फेक्ट होने के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही थी। लड़की तू जिए मरे मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। यह यांग काई के सोल सी में एंटर करते हुए सीधा ही सोल वार्मिंग लोटस की तरफ बढ़ने लगती है और उससे देखने लगती है। प्योर एनर्जी उसे घेरती हुई महसूस हो रही थी जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरे को महसूस कर पाती है। ये लोटस उसे ऐसा महसूस करा रहा था कि अगर ये उसे मिल गया तो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो वो हासिल ना कर पाए। वैसे भी सोल वार्मिंग लोटस एशियंट इनक्रिप्शंस में मौजूद एक ऐसी चीज थी जो मिथ में ही थी। इवन की पूरी कल्टीवेशन हिस्ट्री में केवल 2 से 3 बार ही ये अपियर हुई थी। और अगर ये कोइंसिडेंस ना हुआ होता तो लड़की को भी पता नहीं चलता कि यांग काई की बॉडी में ये था। हालांकि जैसे ये सोल वार्मिंग लोटस को रिफाइन करने वाली थी, अचानक ही उसे 7 कलर की लाइट निकलती है जो चारों तरफ फैल जाती है। जैसे जो लेडी होती है उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो चिल्ला पड़ी थी। सोल वार्मिंग लोटस ने वास्तव में उसे रिजेक्ट मार दिया था कि तू कौन है, भले तू सुंदर होगी लेकिन मालिक को धोखा नहीं दूंगा, लॉयल्टी मैटर करती है, आरसीबी वाले हैं हम। दूसरी तरफ इससे पहले कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, कानों में भिन भिनाने की आवाज आती है। लड़की हैरान होती है और चारों तरफ देखती है तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो टिड्डियों की तरह उस पर टूट पड़े थे। लड़की चीखते हुए पीले चेहरे के साथ कहती है सोल डिवोरिंग इंसेक्ट। पर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ सोल डिवोरिंग इंसेक्ट कैसे हो सकते हैं? अगले ही पल उसे अचानक समझ में आ गया था और वह विश्वास से यांग काई को देखती है कि क्या इस बदमाश ने सोल वार्मिंग लोटस के अंदर सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट पाले हैं। अबे ये पागल आगल हो गया है क्या, चूतिया बंदा। इससे पहले कि लड़की कुछ और सोच पाती है, एक बार फिर से सोल वार्मिंग लोटस की वेव आती और इस लड़की को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं हटती तो सोल इंजर्ड हो सकती थी। सोल वार्मिंग लोटस का सीधा कहना था कि अपने मालिक के अलावा किसी और का नहीं होगा। अगले ही पल कमरे में फिर से लाइट ग्लो होती है और ओल्ड लेडी अपेयर हो जाती है, मतलब ये लेडी अपेयर हो जाती है। इससे पहले कि वो समझ पाती उसका दिमाग एकदम ठंडा सा हो गया था। इस पल उसे सचमुच में एक स्ट्रॉन्ग खतरा महसूस हुआ था और सदमे के कारण ऐसा लगा जैसे मानो उसकी बॉडी पर डायरेक्ट अटैक हुआ। मुंह से दबी हुई कराह निकलती है। दूसरी तरफ यांग काई भी चीख पड़ता है क्योंकि उसकी सोल में बेहद प्रेशर आया था इस ओल्ड लेडी को उसके अंदर जाने के कारण। और इस पल सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट यांग काई के सोल सी से बाहर आकर उस लड़की की तरफ भागने लगते हैं और उसे पलक झपकते अपनी चपेट में ले लेते हैं, जैसे मानो उनके अकॉर्डिंग इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। हालांकि यांग काई की भी यही मनसा थी, पर यांग काई ने यह ऑर्डर नहीं दिया था, ये अपने मन से ही कूद पड़े थे। दूसरी लड़की बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतती और उसने अपनी बॉडी के झटके को बढ़ाया होता और एक डिफेंस आर्मर क्रिएट किया होता है ताकि ये जो इंसेक्ट है उसके क्लोज ना पाए और उसे चोट ना पहुंचा पाए। सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट आखिरकार हर किसी की सोल के लिए एक कर्ज था। अगर ये उस पर अटैक कर देते तो न चाहते हुए भी उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन ये सील्ड बनाना कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था क्योंकि ये भी तो सोल पावर से ही बनी थी, ये जिंदा निकल जाएंगे। और इस सील्ड को बनाए रखने के लिए ओल्ड लेडी को या इस यंग लेडी को या एम्प्रेस को अपनी एनर्जी डालनी पड़ रही थी इसमें। वो अपना सिर घुमाकर उदास तरीके से यांग काई को देखती है तो यांग काई के हाथ में एक लॉन्ग आर्टिफैक्ट होता है जो कि एम्परर ग्रेड का था। वो तुरंत ही कहती है एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट, वो भी एक सोल टाइप एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट। लो ग्रेड का होता तो शायद वो ना डरती, लेकिन एम्परर ग्रेड आर्टिफैक्ट से किसकी नहीं फटती है। दूसरी तरफ यांग काई को देखकर वो हंसते हुए बोलती है तुम में वाकई हुनर है बदमाश, और तुम्हारे पास मदद करने के लिए ढेर सारे अनोखे ट्रेजर भी हैं। तुमने तो इस क्वीन के नाक के नीचे अपनी फॉर्मेशन भी खोल दी। इतना तो इस क्वीन को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। मैं तुमसे सचमुच में इम्प्रेस हूँ। ये पूरे लोगों को डिप्रेस करके इम्प्रेस हो रही है। यांग काई मुश्किल से खड़ा होकर अपनी तलवार सीधा ही उस लेडी की तरफ तान देता है। लड़की हल्का सा कहती है कि तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार दोगे? तभी यांग काई कहता है जूनियर को दादी से इतनी तारीफ की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, है ना ग्रैंड माँ यू? जो सुनकर लड़की तुरंत ही कहती है तुमने अभी क्या कहा? तभी यांग काई कहता है अभी भी ना समझ होने का नाटक कर रही हैं क्या? जूनियर को आपकी पहचान आपको फिर से बतानी पड़ेगी, ग्रैंड माँ यू। ये सुनते ही ओल्ड लेडी का चेहरा, मतलब जो लेडी होती है उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। भाई ये वही वाली है बुढ़िया जो वहाँ पे बाहर मिली थी। यहाँ पे हम देखते हैं लड़की काफ़ी हैरान होती है। तभी यांग काई कहता है मैं हैरान था कि आपकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही, लेकिन अब समझ आया कि मैं आपसे मिल चुका हूँ।
ओल्ड लेडी तुरंत ही कहती है, यानी कि ये अभी तो यंग बनी हुई है, तो फिर आपको यह कब पता चला? यहाँ कहीं के अंदाजे को भी इग्नोर नहीं करती या नकारती नहीं है। तभी यहाँ कहीं कहता बहुत कुछ पहले। आखिरकार डिवाइन प्रेजेंट में क्या सभी लोगों को छोड़ने के बाद आपने केवल एज़ोर सन टेम्पल के डिसाइबल चुने? इसके पीछे कोई खास वजह जरूर होगी। या तो उन सभी को जानती थी या फिर कल्टीवेटर्स जो एज़्योर सन टेम्पल से थे उनमें कुछ खास बात थी जो आपने रिकॉग्नाइज की। क्योंकि सभी सोल क्लोन है, तो कौन इस कंट्री का है और कौन आउटर वर्ल्ड से है ये पता लगाना मुश्किल था, जब तक कि आपको अच्छे से ना पता हो। और क्योंकि आपको पता था कि हम दूसरी दुनिया से आए हैं, तो इसका भी सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप कोई ऐसी पर्सन होनी चाहिए जो हमें जानती है, और हमें सिर्फ एक ही पर्सन जानता है, वो है ग्रैंड मायू। और आप जानती हैं कि हम इस दुनिया से नहीं, इसीलिए आपने हमें चुना। शायद आप सोल वार्मिंग लोटस खोज रही थी। साथ ही आपने टेम्पल मास्टर वैन का नाम लिया तो चेहरे पे जो नफरत थी वो उतनी ही भयानक थी जितनी बाहर। यहाँ का स्माइल करते हुए कहता है, ये तो पहले से ही आपने क्लियर कर दिया था। सामने खड़ी लेडी वास्तव में ग्रैंड मायू थी जो डिवाइन एसेंशियल मिरर को प्रोटेक्ट करती थी। डैड जो ग्रैंड मायू होती है वो वास्तव में अपने बाहर कमजोरी दिखाती थी कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, लेकिन इस जगह पर आकर बुढ़िया एकदम जबान खूबसूरत औरत बनी बैठी थी। वो तुरंत ही कहती, ओह तो आपने इस क्वीन को पहचान लिया, जिसमें आके कहता है, ग्रैंड मायू यहाँ आकर खूबसूरती काफ़ी अच्छी है आपकी, साथ ही आप यहाँ खुद को क्वीन कहती हैं। जिस पे ग्रैंड मायू तुरंत ही कहती, क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी चालें बहुत बचकानी है। जिस पे आगे हल्के से स्माइल करता है और तुरंत ही कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ ग्रैंड मायू जैसी मास्टर इन छोटी मोटी चालों में नहीं फंसेंगी। तभी ग्रैंड मायू कहती है, लिटिल बास्टर्ड तुम तो काफ़ी सातिर हो। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो तुमने इन सोल डिवोरिंग इंसेक्ट का इस्तेमाल इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए किया होगा, है ना? तो यहाँ गए कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने किया? वैसे भी मैं ग्रैंड मायू से कहूँगा कि आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। जब आप इन इंसेक्ट को जानती हैं तो आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैंने इन्हें आप पर छोड़ दिया तो ये आपकी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ निगल जाएंगे। जो देख कर तो ग्रैंड मायू तुरंत ही कहती, हाँ अगर इन्हें 100 साल भी दिए जाएं तो भी ये उस लेवल से पहुंचने में बहुत दूर होंगे जहां ये मुझे मार सकते हैं बच्चे। मैं अभी के लिए इनसे बिल्कुल नहीं डरती। जिस तरह से आंखें ने कहा था उस तरीके से तो ऐसा ही लग रहा था कि दादी यू को वो मार ही डालेगा, लेकिन दादी यू ने साफ तौर पर यांका की बात को खारिज कर दिया था। और बात सही भी थी। उनके एक झटके के साथ सोल ईटिंग इंसेक्ट एकदम पीछे की तरफ हट गए थे। तभी जो दादी यू होती तुरंत ही कहती, क्योंकि अब बात इस मुकाम तक आ ही गई है तो चलो मुद्दे की बात करते हैं, बताओ। तो ग्रैंड मायू यांकाई से कहती है कि देखो, अब एक काम करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम इस सोल वार्मिंग लोटस से अपना निशान मिटा दो। यांकाई तुरंत ही कहता, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं ऐसा क्यों करूं? ग्रैंड माँ तुरंत ही हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है? जिस पे यांकाई हेल्पलेस होकर टाल मटोल करते हुए कहता है, चलिए अभी के लिए इसे छोड़ते हैं, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ग्रैंड माँ तुरंत ही कहती है, क्या? तो यहाँ के कहता है, ये बताइए आपको पता कैसे चला कि मेरे पास सोल वार्मिंग लोटस है? ये चीज़ तो आज तक किसी ने नहीं खोजी। जिस पे ग्रैंड माँ यू भी आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है, बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं कि ये क्वीन 2000 सालों से ज़्यादा टाइम से डिवाइन एसेंशियल मिरर को प्रोटेक्ट कर रही है। भले इस ट्रेजर को अपना मास्टर मानने के लिए मजबूर नहीं कर पाई, फिर भी क्वीन इसका गहन अध्ययन कर चुकी है और मैं इस पे काफ़ी हद तक जांच पड़ताल भी कर चुकी हूँ। इसीलिए जब तुम्हारा सोल क्लोन इसके अंदर जा रहा था तब मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें महसूस की जिसमें मैंने इसे भी महसूस किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये तुम्हारी बॉडी में है या किसी और की बॉडी में। इसीलिए मुझे कंफर्म करने के लिए बाकी सभी लोगों को यहाँ लाना पड़ा और इसके बाद मुझे यह चीज़ मिल गई। मुझे लगा था कि वो सोल वार्मिंग लोटस जिया सेंग की बॉडी में होगा या फिर जियाओ वाई की बॉडी में। तुम्हारी बॉडी में तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि तुम उन सब में सबसे कमजोर थे। अब तो क्लियर हो गया था इतने सारे लोगों के बंद होने के बाद प्रेजेंट में उन लोगों को ही चेक क्यों किया गया था। तभी आंके कहता है एक और सवाल, जिस पे दादी कहती है 1 इंच के चक्कर में पूरा खेत हथियाने के बारे में सोच रहे हो, सब कुछ गवा मत देना बच्चे। तभी आंके कहता है दादी जो पूछ रहा हूँ चुपचाप बताओ वरना अभी क्या अभी सोल वार्मिंग लोटस को तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा। जिस पे ओल्ड लेडी को गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करती है, कहती है ठीक है अभी तेरा टाइम है, बोल। साथ ही वो कहती है बेहतर होगा कि तुम्हें यह पता हो कि तुम्हारी औकात क्या है। जिस पे आंखें कहता है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि दादी भी मेरा साथ देगी, वरना मैं इसे सचमुच में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वैसे भी अगर आपके हाथों मेरी लाइफ निश्चित तौर पर पेनफुल होने वाली है तो मैं इसे आपको क्यों ही दूँ, इसे तबाह करना ही बेहतर होगा। वैसे भी ग्रैंड माँ यू इस ट्रेजर को किसी भी हालत में गवा नहीं सकती थी क्योंकि ये वो ट्रेजर था जो 1000 सालों में एक बार, 1000 या लाख सालों में एक बार अपेयर होता है, तो भला कौन इसे गवाना चाहेगा। ये किसी भी कीमत पे मिले तो लोग इसे हासिल करना चाहेंगे, उसके लिए कुछ सवालों के जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं थी।
वैसे हालांकि सोल वार्मिंग लोटस का मास्टर अगर मर जाए तो सोल वार्मिंग लोटस उसकी पूरी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर को अब्जॉर्ब कर लेता है और गायब नहीं होता, बल्कि वेट करता है अपने नेक्स्ट लकी पर्सन का। जैसे कि यांकाई को जब ये मिला था, ये 3 कलर का था। जब यांकाई ने देखा था कि इसके अंदर इसके मास्टर की पूरी एनर्जी है तो यांकाई काफ़ी हैरान भी हुआ था। और अब यांकाई के पास ये 7 कलर का हो चुका था। लेकिन अगर यांकाई यही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले तो यांकाई और उसका सोल वार्मिंग लोटस दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ग्रैंड माँ की यू की जो ताकत थी वो यांकाई से ज़्यादा थी, यहाँ तक कि सोल वार्मिंग सोल सेटरिंग जो डिवाइन स्लॉट थी वो भी यांकाई की यहाँ कोई मदद नहीं कर सकती थी, और ना ही ये सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट उसके लिए मददगार हो सकते थे। तो यांकाई यही सोच रहा था कि दादी से बचे कैसा। दूसरी तरफ ग्रैंड माँ को यही चिंता थी कि कहीं यांकाई होपलेस होकर सचमुच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना कर ले और सोल वार्मिंग लोटस को ना डिस्ट्रॉय कर दे। पहले यांकाई की पावर उसने सील कर दी थी, लेकिन यांकाई की ने अब अपनी पावर को वापस से रिकवर कर लिया था। दादी तुरंत ही कहती, आखिरी सवाल नन्हे बदमाश, उम्मीद है तुम अपनी हद में रहोगे। तब यांकाई कहता, बिल्कुल, मुझे उम्मीद है ग्रैंड माँ आखिर तक मेरा साथ देंगी। मुझे बताइए आप इस सोल वार्मिंग लोटस का यूज़ क्या करना चाहती हैं। जो सुनकर दादी यू अपनी आईब्रो चढ़ाती और कोल्ड बे से यांकाई को घूरते हुए कहती हैं। तब यांकाई ने तुरंत ही कहा था, जरूर ये सिर्फ आपकी सोल को न्यूट्रेट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दादी ने पहले कहा था, उसे लगता है कि अगर आपके पास यह सोल वार्मिंग लोटस है तो आप टेम्पल मास्टर वैन के खिलाफ कुछ कर सकती हैं, लेकिन कैसे जूनियर को ये नहीं पता है। साथ ही आपने मिरर सोल की बात की थी, वो मिरर सोल क्या है? क्या आपको उसे रिफाइन करने के लिए इस लोटस की जरूरत है? यांकाई के मुंह से एक के बाद एक ये वर्ड सुनकर तो ग्रैंड मायू का चेहरा एकदम भयंकर हो जाता है, किलिंग इंटेंट अनलेस होने लगती है। तब यांकाई कहता है, ग्रैंड माँ, हमारा समझौता हुआ है कि आप अपना वादा तोड़ने वाली है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर मुझे भी अपना वादा तोड़ना होगा। क्या बोलती हैं, कर दूं डिस्ट्रॉय अपने आप को? जो देखकर ग्रैंड माँ तो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, काफी हिम्मत वाले हो तुम बच्चे। क्या तुम्हें लगता है तुम खुद को डिस्ट्रॉय करोगे और मैं खड़ी होकर देखती रहूंगी? जो देख के यहाँ कहता है, मुझे मजबूर मत करो दादी, वरना मैं सचमुच में इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसमें ग्रैंड माँ यू भी गुस्से में कहती है, नन्हा बदमाश कमीना। क्लियर था कि दादी यू अच्छे मूड में नहीं थी और यांकाई से यही चाहती थी कि वो अपना सवाल बदल ले, लेकिन दांत पीस तो कहती है, लिटिल बास्टर्ड, तुम्हें पता होना चाहिए कि हेवन और अर्थ के बीच कुछ आर्टिफैक्ट कोइंसिडेंटली अपेयर होते हैं। दिनों और बरसों के दौरान उनमें कॉन्शियसनेस आ जाती है और आर्टिफैक्ट के अंदर आर्टिफैक्ट सोल होती हैं। जो सुनकर यांकाई चौंक जाता है और कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि ल्यूयान भी तो एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी। तभी वो तुरंत ही कहता, आर्टिफैक्ट स्पिरिट का जन्म आर्टिफैक्ट की रैंक से कहीं ज़्यादा लक और कोइंसिडेंस पर डिपेंड करता है। बेशक कुछ लोग कहते हैं आर्टिफैक्ट का रैंक जितना ज़्यादा हाई होगा, आर्टिफैक्ट स्पिरिट के अपेयर होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। शायद यह सच है, आखिर आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपेयर होने में लॉन्ग टाइम लगता है। तो अगर आर्टिफैक्ट का रैंक कम है तो आर्टिफैक्ट स्पिरिट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहें तो शायद हाई लेवल का आर्टिफैक्ट ही आर्टिफैक्ट सोल को कैरी कर सकता है। दादी यू की बात सुनने के बाद यांकाई तुरंत ही सहलाता है, बीच में कुछ नहीं कहता। तभी दादी यू कहती हैं, डिवाइन एसेंशन मिरर, इसके पास खुद की एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। ऐसा कहते हुए यांकाई को देखती है, जो देख कर यांकाई कहता है, क्या? अबे अबे, इस स्पिरिट, इस आर्टिफैक्ट के पास अपनी खुद की स्पिरिट है, फिर तो ये मुझे चाहिए। तभी दादी यू कहती है, हाँ, इस मिरर के मिलने के बाद हजारों सालों तक मैंने इसके बारे में खोजबीन की। मैंने उसे रिफाइन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। मुझे बाद में पता चला कि इसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट है जिसे कंट्रोल किए बिना कोई भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन उसे रिफाइन करना इतना आसान कैसे हो सकता है? उस सोल के सामने तो मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। वास्तव में मुझे भी सरेंडर करना पड़ता है। साथ ही उस मिरर स्पिरिट की पावर इतनी पावरफुल है कि शायद एक ग्रेट टेम्परल लेवल के कल्टीवेटर भी उसे बर्दाश्त ना कर पाए और उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत ना करें। जो सुन के यहाँ के हैरान होते हो कहता, तो आपने इस दुनिया की डिज़ायर को आगे बढ़ाने के लिए किसी और चीज़ का यूज़ करने के बारे में सोचा? तभी ग्रैंड मायू तुरंत ही कहता, कोई और तरीका? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सभी तरीके बहुत कठिन हैं। आखिर कितने डिवाइन चीज़ों को तुम यूज़ कर पाओगे? लेकिन तुम्हारे पास जो सोल वार्मिंग लोटस है वो एकदम सही और परफेक्ट चीज़ है। यहाँ के कहते, ओह तो बात ऐसी है। तभी वो कहती है, जब तक वो सोल वार्मिंग लोटस मुझे मिल जाता है तब तक उस ट्रेजर का यूज़ करके मैं इस स्पिरिट को रिफाइन कर सकती हूँ और पूरे के पूरे मिरर को रिफाइन कर सकती हूँ। और जब वो टाइम आएगा तो क्वीन इस मिरर का यूज़ करके ग्रैंड टेम्परल लेवल तक पहुँच जाएगी, जहाँ तक उस छोटे बेंजिसान की बात है। उसकी कोई कीमत नहीं होगी फिर। तभी यहाँ का कहता, ग्रैंड मायू, आप टेम्पल मास्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नफरत रखती हैं, है ना?
जिस पर वो तुरंत कहती है उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लो। हाँ, अगर वह ना होता तो ये क्वीन शांति से डिवाइन एसेंसर मिरर को सीख पा रही होती। अंत में ये ट्रेजर मेरा होता। लेकिन 800 साल पहले वो अचानक ही इस जगह पर आया, इस क्वीन को पीटा, मुझसे मेरा ट्रेजर भी मांग लिया। इस क्वीन को ये कैसे बर्दाश्त करना चाहिए? तभी अंकल कहता, ओह ऐसी बात है। जिस पे तो अब दादी अपना गुस्सा काबू में करते हुए नरम आवाज में कहती है, बेटे इस क्वीन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपना सोल वार्मिंग लोटस मुझे दे दो, है ना? जिसके बाद यह क्वीन केवल बेंजी सान से निपटेगी और उसे मारेगी, तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वैसे भी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो देख कर अंकल कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद दादी यू, लेकिन ये काफी मुश्किल हालत में है। ग्रैंडमा यू तुरंत ही कहती, क्या तुम अपनी बात से पलट रहे हो बच्चे? क्या तुम वास्तव में ऐसा करना चाहते हो? तभी आंखें कहता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं इस बात से सहमत भी हो जाऊं तो भी टेंपल मास्टर बैन इस बात से एग्री नहीं होंगे, है ना? है ना टेंपल मास्टर बैन? और ऐसा कहते हुए आंखें एक प्लेस की तरफ अपनी आंखें घुमा देता है, जो सुनकर ग्रैंड मायू का चेहरा एकदम बदल जाती है और वो तुरंत ही कहती है, बेंजी सान यहाँ पर है। ऐसे डर जाती है जैसे मानो चूहे ने बिल्ली देख ली हो। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि वो यांकाई के चाल में फंस गई है। वहाँ बेंजी सान कहीं खड़ा ही नहीं था। घबराहट के कारण वो यांकाई की तरफ देखती है, पर यांकाई यहाँ से जा चुका था। जो देखकर ग्रैंड मायू तुरंत ही कहती, यू लिटिल बास्टर्ड। आग बबूला होते हुए ऐसे ही अपने अधरंगी बॉडी के साथ वो यांकाई के पीछे पीछे भागने लगती है। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब यहीं एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय थ्री फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।